नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ करंट अफेयर अपडेट के साथ। 6:30 बजे हमारा करंट अफेयर डेली आता है और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं करंट अफेयर को और हम भी उसी मेहनत और उसी जुनून के साथ जो है आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है ना, कुछ आलसी लोग हैं, उनको तो करंट अफेयर पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ, उनको तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ, आप बिना मेहनत के कुछ करने वाले हो नहीं, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जब तक आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी मेहनत कर लीजिए, आज करिए या कल करिए, आपको मेहनत तो करनी है, ठीक है। और एक होता है मेहनत और एक होता है प्लानिंग के साथ मेहनत। तो प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे तो शायद जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसी में जो है हम करंट अफेयर लेकर आते हैं। करंट अफेयर हमारा कुछ ऐसा होता है कि जो सबसे थोड़ा सा यूनिक होता है, क्योंकि सब लोग क्या होते हैं एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करते हैं, परंतु हम क्या कुछ अपना यूनिक करंट अफेयर लेकर आते हैं जो कि सीधा एग्जाम से मिलता है हमको, ठीक है, जो सीधा एग्जाम में आपको मिलेगा। और यही एक खासियत है जो बच्चे हमको इतना लाइक करते हैं करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग की, यानी कितने, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग की 2023 की रिपोर्ट की सिफारिशों को पक्षपाती बताते हुए क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आती है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आती है, तो उसको अमेरिका आयोग की भी रिपोर्ट है 2023 में आनी थी, परंतु भारत सरकार ने उसकी सिफारिश को और पक्षपाती बताते हुए उसको क्या कर दिया है, खारिज कर दिया, ठीक है भाई। तो पहली बात तो ये, क्योंकि उसमें गोहत्या, ठीक है, तलाक वाला सिस्टम, ये बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसको पक्षपाती रूप से देखा गया, तो उसको इस वजह से उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसको हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, यूएस, इसका USCIRF, इसकी फुल फॉर्म आपको लिख लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, यानी कि यूएस कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, यानी कैसा है ये एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, और 1998 में जो है इसको प्रावधानित किया गया था। तो देखिए, ये तो था करंट अफेयर। अब हम इसमें स्टैटिक को लेकर कुछ काम करते हैं। देखिए, हम आप देखते हैं तो धर्म को लेकर अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता है हमको, यानी कितनी, कौन सी है, धार्मिक स्वतंत्रता, और कब से, 25 से लेकर 28 तक। तो आर्टिकल 25 में जो है धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि हम किसी प्रकार से भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 में जो है वो धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, किसकी, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में जो है वह करारोपण या कर आवंटन करने की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थान खोलने की, शिक्षा मतलब जो राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो पूरी तरीके से राज्य के द्वारा भारित होंगे तो उन पर क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरीके का कोई प्रावधान वहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद करके चलना है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस पर कुछ स्टार्टअप ने जो है बिग टेक, यानी एक बिग टेक होती है, बिग टेक कंपनी का एक पक्ष लेने का आरोप लगाया है, यानी कि इस वाली संस्था पर, इस संस्था को हम क्या कहते हैं, IAMAI, क्या कहते हैं, IAMAI कहते हैं, ठीक है। तो IAMAI, ठीक है, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर कुछ स्टार्टअप, जो नए स्टार्टअप हैं, उन्होंने बिग टेक कंपनियों का पक्षपात लेने पर आरोप लगाया है। इस पर बेचारे पर लगा दिया है आरोप, यानी कि बिग टेक, अभी बताते हैं बिग टेक क्या होता है। अब ये सोसाइटी अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी औद्योगिक निकाय है। कैसा है, एक औद्योगिक निकाय है। अब बिग टेक की अगर हम बात कर लेते हैं, बिग टेक, तो बिग टेक शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा, पहली तो बात यह है। तो बिग टेक जो प्रयोग किया जाता है वो गूगल के लिए प्रयोग किया जाता है, फेसबुक के लिए प्रयोग किया जाता है, अमेजन के लिए प्रयोग किया जाता है, एप्पल के लिए प्रयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है, बिग मतलब बड़े, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियाँ, यानी कि बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का पक्षपात लेते हुए किसको, IAMAI को जो है आरोप लगाया है किसने, कुछ स्टार्टअपों ने। तो ये क्वेश्चन आएगा किस पर आरोप लगाया है और किसके चलते आरोप लगाया है, तो बिग टेक के चलते आरोप लगाया है। ये भी बात आपको थोड़ी सी यहाँ पर नोट करके चल लेनी है, ठीक है भाई। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी किसने? भारत तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने। भारत का कौन सा संस्थान था? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जबकि इजराइल का कौन सा था? रक्षा अनुसंधान एवं विकास। इन दोनों ने मिलकर क्या करा है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी इसकी विशेषताएं क्या थी? इस समझौते की विशेषताएं क्या थी? ध्यान रखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता थी, क्वांटम की विशेषता थी, सेमीकंडक्टर के ऊपर बात होगी, सतत ऊर्जा के ऊपर भी बात हुई है, स्वास्थ्य को लेकर बात हुई है, कृषि। ये इसके मुद्दे रहे हैं। यानी कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, सतत ऊर्जा और स्वास्थ्य और कृषि, इन 6 मुद्दों पर जो यहाँ पर बात हुई है। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल को 1950 से आधिकारिक दर्जा दे दिया गया था, परंतु राजनीतिक संबंधों की अगर बात करते हैं तो 29 जून 1942 और 1992 को राजनीतिक संबंध हमारे हुए थे। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं कोविड-19 में $5 बिलियन के व्यापार से बढ़कर ये कितना डॉलर हो गया था? $7.5 हो चुका है ये। अगर हम बात करते हैं भारत का जो व्यापार होता है, हीरे का व्यापार होता है इजराइल से ज़्यादातर। ठीक है, तो उस व्यापार में एशिया में 3रे नंबर पर है भारत, और जबकि विश्व में जो है 7वें नंबर पर है। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद करेंगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, पहले इस पर ध्यान दो। कौन से विशेषताएँ थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य, क्वांटम, सतत ऊर्जा और कृषि। और 1950 से आधिकारिक राजनीतिक संबंध जो है वो 92 में दिए गए थे। और कोविड-19 में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ये $7 मिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार पहुंच गया था। हीरे के व्यापार में यूरोप में जो है भारत का इजराइल के साथ 3रा स्थान है, जबकि विश्व में जो है 7वां स्थान। इस तरीके से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है इसमें। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है भाई, इन सबको जो है ना बुलेट पॉइंट के तौर पर जो है बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने का कीर्तिमान रचा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाबर आजम कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं बाबर आजम। ठीक है, पाकिस्तान में बाबर आजम को विराट कोहली की संज्ञा दी गई है। जिस तरीके से भारत में विराट कोहली का प्रदर्शन रहता है, इसी तरीके से बाबर आजम का जो है पाकिस्तान में प्रदर्शन रहता है। और वहाँ पर ही वनडे क्रिकेट टीम में इन्होंने 5000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले सबसे तेज बल्लेबाज बन चुके हैं, जिन्होंने ये कीर्तिमान जो रचा है न्यूजीलैंड के खिलाफ रचा है। ठीक है, न्यूजीलैंड के अभी हाल ही में मैच चल रहे हैं न्यूजीलैंड से। ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल, यानी ओडीआई का मतलब ओ से होता है वन और डी से होता है डे और आई से होता है इंटरनेशनल। ठीक है, तो ओडीआई बोलते हैं इनको। तो चौथा ओडीआई चल रहा था जिसमें इन्होंने ये कीर्तिमान रचा है। ठीक है, और इन्होंने रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो 81 पारियों में काम करा है, यानी कि कीर्तिमान जो रचा है 81 पारियों में रचा है। अभी फिलहाल में जो इन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो किसका किया है? हाशिम आमला। ठीक है, हाशिम आमला भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 101 पारियों में ये कीर्तिमान रचा था, 101 पारियों में। यानी कि अब जो है हाशिम आमला दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले, जबकि पहले नंबर पर जो आ चुके हैं वो कौन आ चुके हैं? बाबर आजम। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली ने 114 पारियों में किया था। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी के ऊपर जिसने ये कीर्तिमान रचा है, बाबर आजम। बाबर आजम के ऊपर जब करियर पर नज़र मारते हैं 17 शतक हैं इनके। कितने शतक? 17 शतक हैं बाबर आजम के। ठीक है, अपने करियर के, और 27 अर्धशतक हैं। यानी कि अभी करियर शुरू हुआ है, 17 शतक और 27 अर्धशतक हैं। और ओडीआई का स्ट्राइक रेट जो है वो है आपका 89.24, यानी कि 89.24। इतने जो है इसका एक तरीके से स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या होता है? स्ट्राइक रेट होता है जिस स्ट्राइक से जिस स्पीड से रन बनाते हैं। ठीक है, वो उसी को स्ट्राइक रेट बोलते हैं। तो ये इतना खास क्वेश्चन नहीं था। फिलहाल में पाकिस्तान से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन होता है तो उसको कंपटीशन में तो आता नहीं है, मगर फिर भी कुछ ऐसा होते हैं 1-2 क्वेश्चन जो आपके खेल संबंधित होते हैं, उनको परीक्षा में रख दिया जाता है। क्योंकि इतना भी ऐसा नहीं कि इतना विपक्षी भी नहीं रहते कि जिससे कि वो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन ना रखें। ठीक है जी, तो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस स्लाइड में, यानी कि हम 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ओवरऑल। तो देखिए, चर्चा में म्यांमार बंदरगाह, यानी कि अभी जो हमने अखबार में पढ़ी थी 2 दिन पहले खबर पड़ी थी, ये म्यांमार बंदरगाह को लेकर चर्चा में म्यांमार बंदरगाह, या ऐसे भी आ सकता है खबरों में म्यांमार बंदरगाह। क्या है जुड़ी हुई बात? तो देखिए, म्यांमार बंदरगाह की अगर बात करें तो अडानी ग्रुप, यानी कि म्यांमार बंदरगाह किसने बनाया था? अडानी ग्रुप ने बनाया था। और ये 30 मिलियन US अमेरिकी डॉलर में जो है, यानी कि अमेरिकी डॉलर में बेच दिया है। अडानी ग्रुप ने जो है ये म्यांमार बंदरगाह जो है क्या करा है? 30 मिलियन
US डॉलर में इसको बेच दिया है। किसको? स्वदेशी म्यांमार को। ठीक है जी। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये बेचने का प्लान कब आया, तो आपने एक खबर और पढ़ी होगी, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। यानी कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट यानी कि सेना का शासन हो गया था वहाँ पर। म्यांमार के शासन जो है वो बिल्कुल तरीके से निस्तनाबूद हो गया था। ठीक है, और वहाँ पर सैन्य शासन लग गया था, उसी तख्ता पलट बोलते हैं। कब बोला गया था ये? मई 2022 में। कब बोला गया था? मई 2022 में। उसी समय अडानी ग्रुप ने घाटे का सौदा समझकर, क्या समझकर? घाटे का सौदा समझकर जो है इसको बेचने की घोषणा कर दी थी। तो ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं थे दोनों। फिलहाल में एक बार इनको थोड़ा सा नज़र में रख सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि क्या पता एग्जामिनर इस चीज़ को बोल दे कि हाल ही में किस बंदरगाह को जो है अडानी ग्रुप ने बेचा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, जब हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए तो आप पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ने के लिए हम लोगों ने तैयारी मतलब शुरू कर ही दिया है तो फिर घबराना किस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत मोस्ट होते हैं। यानी कि क्यों मोस्ट है? क्योंकि जितने भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन जुड़े होते हैं, बहुत सारे मोस्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश वीडियो के लिए और SSC MTS के लिए भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का एक अवलोकन किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय मिशन तो बहुत समय से पहले से चल रहा है, मगर आज ही अवलोकन किया गया है। अवलोकन का मतलब कुछ सुधार किया गया है, इसमें कुछ समझौते किए गए हैं। अब वो क्या है? तो देखिए दो संस्थाएं, एक तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और एक राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान, इन दोनों ने मिलकर, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण के लिए साझेदारी की है। यानी कि रिवर सिटीज़ अलायंस और ग्लोबल सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण के लिए साझेदारी की है कि हमारे यहाँ जो होने चाहिए वो शहर कैसे होने चाहिए? संवेदनशील होने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय नदियों के आधार से। ठीक है जी। तो ये भागीदारी यहाँ पर की गई है। ये तो है करंट, मगर इसमें स्टैटिक बन जाता है। यानी इस क्वेश्चन से भी क्या बन जाता है? स्टैटिक बन जाता है। और ये स्टैटिक जो होता है बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे सीधा क्वेश्चन यहाँ तक पूछेगा आपसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं और क्वेश्चन ढूंढूँ तो वो क्या हो जाएगा? नमामि गंगे कार्यक्रम। तो बच्चों को पुरानी कार्यक्रम है नहीं याद रहता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जून 2014 में ये शुरू हुआ था, हम बता रहे हैं आपको इस बात की। ठीक है, कब हुआ था ये? जून 2014 में शुरू किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्वच्छ गंगा कोष, यानी कि स्वच्छ गंगा कोष की अगर बात करते हैं तो इसको भी 2014 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया था गंगा को, कब किया गया था? तो 2008 में जो है इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था गंगा नदी को। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है। गंगा नदी में जो है वो घड़ियाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं? बंगाल के पास ज़्यादा मिलते हैं। अगर गंगा नदी के उद्गम की बात करें, गंगोत्री से होते हैं। ठीक है, गंगा को जो है गंगा नाम दिया जाता है, वो देवप्रयाग में दिया जाता है, जब अलकनंदा और गंगा आकर मिलते हैं देवप्रयाग। ठीक है जी। अगर गंगा की सहायक नदियों के ऊपर बात करते हैं तो गंगा की अलकनंदा भी एक सहायक नदी है, यमुना एक सहायक नदी है, रामगंगा एक सहायक नदी है, गंडक, सोन, ठीक है, कोशी, तो और एक आपकी हो जाती है महानंदा। ठीक है, इस तरीके से जो है नदियाँ इसकी सहायक नदियों के रूप में रहती हैं। एक होती है सहायक नदी और एक होती है वितरणी नदी। अगर हम बात करते हैं गंगा की वितरणी नदी के ऊपर, तो गंगा की वितरणी नदी जो है वो कौन सी है? वो हुगली जो है वो गंगा की वितरणी नदी है, जो कोलकाता की तरफ चली जाती है। समझ गए? वितरणी का मतलब होता है जो गंगा से पानी लेकर जाती है, जबकि सहायक नदी क्या होती है? जो मुख्य धारा में पानी लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी में पहुँच रहे हैं। चलिए वहाँ तक नहीं जाते, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। एक आपने नाम सुना होगा NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2017 से गंगा में अपशिष्ट निपटान के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब कोई भी जो है गंगा में अपशिष्ट नहीं डालेगा। ठीक है, NGT, यानी कि उसको क्या करना है? निपटारा करना है NGT के माध्यम से। NGT जो है वो विश्व लेवल पर दूसरे लेवल पर काम करती है हमारे यहाँ पर। नंबर 1 पर NGT के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया पर्यावरण से जुड़े जो फैसले होते हैं वो 6 महीने के अंदर उनका फैसला देना होता है। तो नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है ऐसे काम के लिए, और नंबर 2 पर जो है भारत है। अब भारत में ऐसा काम जो करती है वो कौन संस्था करती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये इसको करता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वच्छ गंगा से लेकर एक अवलोकन किया गया था, उसको समझ लिया है हमने। इससे जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है वो हमने समझ लिए हैं। ठीक है, और बात आती है कि
हमारे जो संस्थान थे इनसे भी बात करी है हमने, राष्ट्रीय निधि को लेकर बात की है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं वो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन और क्या है इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना कि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं करंट अफेयर के डेली, परंतु आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वनडे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सबको नज़र में रखकर जब वो क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, आरबीआई ने 2023 में मुद्रा और वित्त रिपोर्ट यानी क्या प्रकाशित की है, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, इसमें क्या करा गया है, मुद्रा वित्त रिपोर्ट में इसमें जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्या किया गया है, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए मैं अभी कुछ समय पहले आपको बता रहा था कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु, ये इन्वायरमेंट या फिर आपका कहने का मतलब है साइंस एंड टेक, इनसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, आपको करने चाहिए वो ध्यान। अब क्या है कि आरबीआई ने 2023 में मुद्रा और वित्त रिपोर्ट प्रकाशित की है और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है और इसके 4 पहलुओं को संबोधित किया है। यहाँ पर कितने पहलुओं को, 4 पहलुओं को। और वो 4 के 4 पहलू क्या हैं, 4 के 4 पहलू हैं व्यापक आर्थिक प्रभाव, क्या था, व्यापक आर्थिक प्रभाव। दूसरा जो है वित्तीय स्थिरता, कैसी, वित्तीय स्थिरता और निहितता। ठीक है, और जलवायु जोखिम को कम करना। ठीक है, ये इस पर 4 केंद्रित बात की गई है। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता के चलूँ तो भारत में जो है, भारत में प्रतिवर्ष जीडीपी का 2.5% दिया जाएगा। कब तक, 2030 तक। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के लिए 2030 तक दिया जाएगा। क्या करने के लिए, भारत को हरित वित्त पोषित करने के लिए, भारत को हरित वित्त पोषित करने के लिए 2.5% जीडीपी का लगाया जाएगा 2030 तक हर वर्ष। ये भी बात आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है भाई, क्या कर सकते हो, क्या बताया मैंने अभी आपको, जीडीपी का 2.5% सालाना, 2.5% सालाना यूज करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा भारत को हरित वित्त पोषित करने के लिए 2030 तक। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है यहाँ से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, तो ये है जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया है जो अमेरिका की है। ठीक है, और इतना करने पर जो है अमेरिका बैंकिंग सेक्टर में जो है हलचल से मच गई है। क्यों हलचल मची है, देखिए जेपी मॉर्गन फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक को अधिग्रहण करा है। ठीक है, और बात करते हैं किसको, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, इसको ही याद रखना है, इसी को फोकस करना है। तो अमेरिका बैंकिंग सेक्टर में जो हलचल मच चुकी है क्योंकि यह 2 महीने में विफल होने वाली तीसरी अमेरिकी वित्तीय संस्था है। यानी कौन सी वित्तीय संस्था है, तीसरी अमेरिकी वित्तीय संस्था है। कौन सी, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इससे पहले रिपब्लिक बैंक करा था अधिग्रहण। ठीक है, इससे पहले क्या करा था, रिपब्लिक बैंक करा था, आपके फर्स्ट रिपब्लिक बैंक किया है। ठीक है भाई, तो ये तीसरी बड़ी वित्तीय संस्था है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। यानी कि विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं 2019 में यूनेस्को ने जनरल कॉन्फ्रेंस के 40वें सत्र में ये घोषणा कर दी थी कि 5 मई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया जाया करेगा। ठीक है, कितना, विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया जाएगा 5 मई को। ठीक है बेटा, अगर बात करते हैं भारत में पुर्तगाली का क्या है, तो ये वैसे तो पुर्तगाली भाषा जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में बोली जाती है, मगर भारत में हम समझेंगे क्या है। तो देखिए पुर्तगाली जो है 1498 को भारत में आए थे वास्को डी गामा के रूप में। ठीक है, कौन आया था, वास्को डी गामा आए थे पहले। अगर बात करते हैं इन्होंने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी कोची में स्थापित की थी, और कब की थी, 1503 में की थी। इस बात को भी यहाँ पर ऐड कर लेना। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से ऐड कर लेना। चलिए चौथा और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। यह है रिसर्च फर्म सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, यानी पूरी संस्था का नाम है, इसको देखिए, रिसर्च फर्म सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी। ठीक है, रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी। ठीक है, अप्रैल 2023 में इनने क्या करी है, बेरोजगारी दर दी है, यानी भारत में बेरोजगारी दर के आंकड़े दिए हैं। फिलहाल में तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बेरोजगारी दर के आंकड़े दे दे, परंतु इसने हिम्मत करी है रिसर्च फॉर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने, क्योंकि बेरोजगारी की दर आंकड़े आते नहीं है। क्योंकि सरकार अगर बेरोजगारी के आंकड़े देने शुरू कर दिए तो फिर सरकार का कार्यकाल तो खतरे में पड़ जाएगा, अगला चुनाव खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए बेरोजगारी दर के आंकड़े नहीं आते हैं तो कोई संस्था दे देती है अनुमान लगाकर। ठीक है, तो बड़ी हिम्मत की बात है ऐसा करने के लिए भाई, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो। अब अगर हम बात करें तो जो बेरोजगारी सेक्टर की दर पहुंच चुकी है वो कहाँ तक पहुंच गई है, 8.11 पहुंच गई है। मार्च में जो ये थी 7.8% थी।
यानी मार्च में कितनी 7.8% थी, और आज जो है वो कितनी होगी 8.11% हो चुकी है। शहरी में जो थी, शहरी में पिछले महीने जो थी वो कितनी थी 8.51% थी, और बढ़कर कितनी हो चुकी है 9.81% हो चुकी है। ग्रामीण में पहले कितनी थी, ग्रामीण में कितनी थी भाई, ग्रामीण में हुई है 7.47% से, अब कहीं घटी है ग्रामीण में। क्योंकि ग्रामीण में घटी क्यों है, ग्रामीण में बहुत जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनमें जो है व्यक्ति लग जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 10 के 10 क्वेश्चन, इन पर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। RBI ने 2023 में मुद्रा और वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित की है। पहली बात होगी जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 4 पहलू हैं इनके, व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता, निहितार्थ और जलवायु जोखिम। ये हो गया यहाँ से क्लियर। फिर है 2030 तक 2.5% GDP का भारत को हरित वित्त पोषित करने के लिए लगाया जाएगा। फिर JP मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया है। अमेरिकी बैंक सेक्टर में हलचल मच गई इससे, क्योंकि तीसरा अमेरिकी वित्तीय संस्था जो है अधिग्रहित की जा चुकी है, और ये 2 महीने में विफल होने वाली तीसरी संस्था है। ठीक है भाई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया जाता है, और 2019 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के 40वें सत्र में जो है इसको मनाने की घोषणा की थी। भारत में पुर्तगाली 1498 आए थे वास्को डी गामा में। ठीक है। इससे पहले एक स्पेन के लोग गए थे, स्पेन के जिसे हम कहते हैं कोलंबस, और वो आया तो भारत की खोज में था, परंतु कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, उन्होंने अमेरिका खोज ली थी। ठीक है भैया। तो यहाँ पर है पहली फैक्ट्री जो थी 1503 में कोचीन में खोली गई थी, ये भी बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं रिसर्च फर्म सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने अप्रैल 2023 में बेरोजगारी दर के आंकड़े दिए हैं, और 8.11% पहुँच गई है, और मार्च 7.8%, शहरी जो होगी 8.51% से कितनी हो चुकी है 9.81% हो चुकी है, ग्रामीण जो है 7.47 से लेकर 7.34% तक हो चुकी है। तो ये था आज का करंट अफेयर। तो आज जो हमने करा है वो लिख कर केवल समझाया है आपको। ठीक है। क्योंकि ऐसा ना थोड़ा सा वीडियो छोटी बनेगी, क्लास छोटी हो जाएगी, और जल्दी आप भी करंट अफेयर से निपट जाओगे। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास लेने से आप लोग बोर हो जाते हो करंट अफेयर, फिर लिखने में आपको दिक्कत आती है। इसलिए सीधे शब्दों में बात है कि हम जितने जल्दी हो सके इतना करंट अफेयर कवर करें, कम से कम शब्दों में बहुत ज़्यादा नॉलेज। तो दोस्तों सेशन में अगर मजा आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो पहली बार चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले और सबसे तेज आपको मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।